डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर नंबर 16 जो है उसका नाम आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। उस चैप्टर का नाम है त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। तो चैप्टर का जो नाम है वो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन। देखिएगा, इस चैप्टर में बेसिकली हमें समावयवता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? समावयवता के बारे में। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की। चैप्टर है 16। चैप्टर का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहली बात, समावयवता क्या होती है? समावयवता है ना। इस चैप्टर में बेसिकली हमें समावयवता के बारे में पढ़ना है। समावयवता क्या होती है? तो समावयवता को समझने के लिए मैं आपके सामने एक कंपाउंड का अणुसूत्र, एक यौगिक का अणुसूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, C2H6O2। C2H6O है ना। मैंने एक अणुसूत्र लिख दिया C2H6O है ना। और इस अणुसूत्र से मैंने दो कंपाउंड बना लिए। एक बनाया CH3CH2OH है ना। देखिएगा, इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो C2H6O को एक तो इस रूप में लिखा जा सकता है और C2H6O को एक आप CH3O के रूप में भी लिख सकते हो। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। और इसको कहते हैं डाईमेथिल ईथर है ना। क्या कहते हैं इसको? डाईमेथिल ईथर। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि समावयवता होती क्या है, समावयवता की क्या परिभाषा होती है। तो समावयवता को समझने के लिए मैंने एक कंपाउंड का अणुसूत्र ले लिया C2H6O और इसको मैंने इन दो रूपों में लिख दिया। एक तो लिख दिया मैंने CH3CH2OH और एक मैंने लिख दिया CH3OCH3। CH3CH2OH को हम कहते हैं एथिल एल्कोहल, CH3OCH3 को हम कहते हैं डाईमेथिल ईथर है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें CH3CH2OH की। तो आपको पता है यह एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जिस कारण से एथिल अल्कोहल जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यह इसका क्या है? भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण। तो एथिल अल्कोहल द्रव होता है। क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। यदि हम बात करें डाईमेथिल ईथर की, तो डाईमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते हैं है ना। आपने पढ़ा है ऐसा कि डाईमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते, जिसके कारण से डाईमेथिल ईथर जो होता है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो आपने क्या देखा कि एथिल अल्कोहल द्रव है जबकि डाईमेथिल ईथर क्या है? गैस। एथिल अल्कोहल द्रव क्यों होता है? क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जबकि डाईमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होने के कारण से डाईमेथिल ईथर गैस अवस्था में पाया जाता है। तो हमने बात की भौतिक गुण की। तो देखो, इसका भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण, दोनों के भौतिक गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। यदि हम बात करें एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण की, और रासायनिक गुण हम ले रहे हैं सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं या किसी सक्रिय धातु के साथ इसकी क्या करवाते हैं? क्रिया। तो यदि हम बात करें रासायनिक गुण की,
तो देखिएगा एथिल अल्कोहल जो है वो सोडियम धातु के साथ क्रिया करके, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके या किसी भी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो Na के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु क्या है? उपस्थित। सर सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है? सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब वह हाइड्रोजन जो किसी उच्च विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो। ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणी क्या होता है? तत्व होता है और उसकी विद्युत ऋणता आपको पता है 3.5 होती है। तो यह हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। इस कारण से जब भी एथिल अल्कोहल किसी सक्रिय धातु जैसे सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। लेकिन क्या बताओ, डाईमेथिल ईथर में सक्रिय हाइड्रोजन है क्या? नहीं। हाइड्रोजन तो है लेकिन वो सक्रिय नहीं है। सर सक्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़े हुए नहीं है। कार्बन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व नहीं होता, कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है और इसलिए हम कहेंगे कि डाईमेथिल ईथर के जो हाइड्रोजन है वो सक्रिय नहीं है, है ना। तो बताओ क्या इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो जब आप डाईमेथिल ईथर की अभिक्रिया सोडियम या अन्य किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करवाओगे तो कोई गैस मुक्त नहीं होगी, कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है। इन दोनों पदार्थों के अणुसूत्र क्या है? समान। इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं? अलग अलग। भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये जो दोनों यौगिक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? समावयवी होंगे और इस घटना को हम क्या कहेंगे? समावयवता। तो समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, दो अथवा दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान। दो अथवा दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या हो? समान। देख लो इन दोनों के अणुसूत्र समान है C2H6O, परंतु भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण, दोनों का मतलब भौतिक एवं रासायनिक, दोनों गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। तो बताओ समावयवता की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। समावयवता क्या होती है? दो अथवा दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। इन दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं है? इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, परंतु इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण आपस में समान नहीं है। इसका भौतिक गुण है कि ये द्रव है और इसका भौतिक गुण है कि ये गैस है। ये द्रव क्यों है? क्योंकि इसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, इसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते, जैसा कि आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है। एथिल अल्कोहल या अल्कोहल जो होता है वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्योंकि इसके पास सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन ये सक्रिय धातु के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता।
इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी, और इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव different physical or chemical properties or both properties are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। तो बताओ आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे समावयवता की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको पढ़ना है समावयवता का वर्गीकरण, समावयवता का वर्गीकरण यानी समावयवता के प्रकार। तो देखिएगा समावयवता का वर्गीकरण, समावयवता का वर्गीकरण। देखिएगा समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। समावयवता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। समावयवता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता, और नंबर 2 त्रिविम समावयवता। समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और नंबर 2 कौन सी, त्रिविम समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। अब बात करें संरचनात्मक समावयवता की, तो संरचनात्मक समावयवता जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग। अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग, ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है और इस परिघटना को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। देखिएगा जो समावयवता का नाम होगा ना वो चीज़ अलग होगी, वो चीज़ क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पर समावयवता का नाम है संरचनात्मक समावयवता, तो यहाँ पर संरचना अलग अलग होगी, संरचना क्या होगी, अलग अलग। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि संरचनात्मक समावयवता आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल कौन सी समावयवता है, त्रिविम समावयवता, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, त्रिविम रसायन। तो यहाँ पर त्रिविम समावयवता हमें डिस्कस करनी है। वैसे संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, मैंने आपको बताया, 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग, या उनकी संरचनाएं क्या हो, अलग अलग, उन्हें क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए, है ना। आप देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, और एक मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH3, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। इन दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं, दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान, C4H10। दोनों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन दोनों की संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग। इसमें 4 कार्बन की पेरेंट चेन है या 4 कार्बन की श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो दोनों की संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संरचनात्मक समावयवी। तो बताओ संरचनात्मक समावयवता अपन को पढ़नी नहीं है, हमें केवल कौन सी पढ़नी है, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हम बात करते हैं त्रिविम समावयवता की। त्रिविम समावयवता की यदि हम बात करें तो ये वापस से 2 प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है, 2। एक का नाम है अभिविन्यासीय समावयवता, अभिविन्यासीय समावयवता, या इसे कहते हैं विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता, है ना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं,
गुरेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। और दूसरी है सरूपण समावेता। कौन सी समावेता? सरूपण समावेता। और सरूपण समावेता को इंग्लिश में कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभिविन्यासी समावेता जो है वो वापिस से दो प्रकार की होती है। अभिविन्यासी समावेता कितने प्रकार की होती है? दो। नंबर एक, ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरी है प्रकाशिक समावेता। कौन सी समावेता? प्रकाशिक समावेता, जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये समावेता का वर्गीकरण है। संरचनात्मक समावेता का भी वर्गीकरण हम कर देते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी। एक होती है श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता। एक होती है स्थिति समावेता। श्रृंखला समावेता एक होती है स्थिति समावेता। एक होती है वलय श्रृंखला समावेता। वलय श्रृंखला समावेता। एक होती है मध्यावयवता और एक होती है चलावयवता, है ना। इसको कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ, और इसको कहते हैं टाउटोमेरिज्म। बट इनमें से कोई सी भी समावेता हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ कौन सी पढ़नी है? त्रिविम समावेता। और त्रिविम समावेता कितने प्रकार की? दो प्रकार की, अभिविन्यासी और सरूपण। अभिविन्यासी समावेता वापिस से कितने प्रकार की? दो, ज्यामितीय और प्रकाशिक। सबसे पहली बात करते हैं सर, त्रिविम समावेता क्या होती है? त्रिविम समावेता क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो समावेता का नाम होगा वो चीज़ क्या होगी? अलग होगी। वो चीज़ क्या होगी? अलग होगी। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है त्रिविम समावेता, तो त्रिविम समावेता क्या होगी? दो अथवा दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान हो। संरचना सूत्र भी क्या हो? समान हो, लेकिन उनका त्रिविमीय सूत्र, या फिर मैं कहूँ कि उस यौगिक के अणु में उपस्थित जो परमाणु है या जो समूह है उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या हो? अलग अलग। आकाशीय व्यवस्था को दर्शाने वाला जो सूत्र होता है ना, उसको कहा जाता है त्रिविमीय सूत्र। तो यहाँ पर त्रिविमीय सूत्र क्या होगा? अलग अलग होगा। हालांकि अभी अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो एक बार मैं बता रहा हूँ, है ना। तो त्रिविम समावेता का मतलब यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो आकाशीय व्यवस्था है, स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है? डिफर होता है। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स दोज कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैव different spatial arrangements of atoms or groups present in those compounds। उन कंपाउंड्स में जो उन यौगिक के अणुओं में जो परमाणु या समूह उपस्थित है, उनकी अंतरिक्ष में जो व्यवस्था है ना, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। अब व्यवस्था अलग अलग कैसी होगी वो तो समय के साथ आप सीखोगे, चलेगा। ये कितने प्रकार की? दो, अभिविन्यासी और सरूपण। अभिविन्यासी समावेता क्या होती है और सरूपण समावेता क्या होती है, इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिविम समावेता से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता, इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना। ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि निश्चित रूप से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो त्रिविम समावेता क्या होती है, देखिएगा। दो अथवा दो से अधिक
यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, संरचना सूत्र भी क्या हो, समान, संरचना सूत्र भी समान हो। संरचना सूत्र संरचना सूत्र अगर अलग अलग होंगे तो वो संरचनात्मक समावयवता हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता नहीं पढ़ रहे अपन, त्रिविम समावयवता पढ़ रहे हैं, तो संरचना सूत्र भी क्या होगा, समान होगा, परंतु यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब त्रिविमीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब त्रिविमीय व्यवस्था, भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता। परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। परिभाषा क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, संरचना सूत्र भी क्या हो, समान, परंतु यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को, इस फिनोमिनन को, इस घटना को क्या कहा जाता है, त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम structural formula but have different spatial arrangements of atoms or groups present in the molecule of the compound are known as stereoisomers and this phenomenon is known as stereoisomerism। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि डिटेल में आगे देखेंगे। मैंने एक कंपाउंड लिखा, इसका नाम है 2-ब्यूटीन। क्या नाम है इसका, 2-ब्यूटीन। देखो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की एल्कीन है, तो नाम क्या होगा, 2-ब्यूटीन होगा। एक मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, है ना। ये भी क्या है, 2-ब्यूटीन है। दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान। देख लो इसका जो अणुसूत्र है वो है C4H8, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। इसका भी अणुसूत्र क्या है, C4H8। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान। दोनों के संरचना सूत्र भी क्या है, समान। संरचना सूत्र समान है कि नहीं है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी दोनों के संरचना सूत्र है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। लेकिन संरचना सूत्र समान है कि नहीं है भाई, संरचना सूत्र समान है, लेकिन इस यौगिक के अणु में जो परमाणु या समूह उपस्थित है उनकी आकाशीय व्यवस्था को एक बार आप चेक कीजिएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट को आप चेक कीजिएगा। इसमें 2 CH3 समूह समान दिशा में है, 2 हाइड्रोजन समूह या 2 CH3 समूह समान दिशा में है। 2 CH3 ले लो चाहे 2 हाइड्रोजन ले लो, दोनों हाइड्रोजन ऊपर जा रहे हैं, दोनों CH3 कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, स्पेस में, आकाश में। लेकिन इसमें देखो दोनों CH3 अपोजिट है और दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, अपोजिट। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, यानी त्रिविमीय समावयवी है। कौन से समावयवी हैं, त्रिविम समावयवी। हालांकि इनको अपन सिस
ट्रांस ज्यामितीय समावयवी बोलेंगे, लेकिन ज्यामितीय समावयवता भी किसका पार्ट है? त्रिविम समावयवता का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि त्रिविम समावयवता होती क्या है। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है, एक बार वापस से परिभाषा सुन लीजिएगा। दो अथवा दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवी कहते हैं। और जो त्रिविम समावयवी होते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता। और जो त्रिविम समावयवता होती है वो वापिस से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, है ना। अभी बताया था, एक होती है अभिविन्यासीय समावयवता और एक होती है सहरूपण समावयवता, है ना। तो सहरूपण समावयवता के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अभिविन्यासीय समावयवता के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है, या त्रिविम समावयवता का पहला प्रकार है अभिविन्यासीय समावयवता, जिसे हम विन्यासी समावयवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विन्यासी समावयवता। तो देखिएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि जो नाम समावयवता का होगा वो चीज़ आपको अलग करनी है उसकी परिभाषा के अंदर, है ना। जो नाम उस समावयवता का होगा वो चीज़ आपको अलग करनी है उस समावयवता की परिभाषा के अंदर। तो अभिविन्यासी समावयवता की परिभाषा क्या होगी कि अणुसूत्र समान हो परंतु अभिविन्यास क्या हो? अलग अलग। अणुसूत्र समान हो लेकिन अभिविन्यास क्या हो? अलग अलग। तो ऐसी समावयवता क्या कहलाती है? अभिविन्यासी समावयवता। तो अभिविन्यासी समावयवता में देखो, अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन अभिविन्यास क्या होगा? अलग अलग होगा। अभिविन्यास क्या होगा? अलग अलग। अभिविन्यास क्या होगा? अलग अलग। अभिविन्यास क्या होता है इसको अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। तो बताओ अभिविन्यास देखो, इस चैप्टर में आपसे परिभाषा के नाम से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। परिभाषा के नाम से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको परिभाषा सिर्फ समावयवता के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए ध्यान रखनी है ना। अभिविन्यासी समावयवता वापिस से कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर ए, अभिविन्यासी समावयवता का पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समावयवता। पहला प्रकार कौन सा है? ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रकाशिक समावयवता। अभिविन्यासी समावयवता में अभिविन्यास अलग अलग होता है। सर ये अभिविन्यास क्या होता है? ये हम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। अभी इनिशियली आपको बताना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए और आपके समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ साथ आप सीखते रहोगे कि अभिविन्यास का मतलब क्या है ना। तो अभिविन्यास का मतलब आपको यहाँ पर नहीं देखना, सिर्फ अभी आपको ये देखना है कि अभिविन्यास होता क्या है, अलग अलग, है ना। और ये कितने प्रकार की? 2, ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? तो देखिएगा, त्रिविम समावयवी जो कमरे के ताप पर त्रिविम समावयवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते, त्रिविम समावयवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी
जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। या फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि अभिविन्यासीय समावयवी, एक ही बात है, क्योंकि हम अभिविन्यासीय समावयवता की परिभाषा पढ़ रहे हैं, अभिविन्यासीय समावयवता के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे अभिविन्यासीय समावयवी भी लिख सकते हैं। अभिविन्यासीय समावयवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता, है ना, लिख सकते हो आप। वैसे मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो। इस समावयवता को क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। यहाँ पे ज्यामिति अलग अलग होगी। क्या अलग अलग होगी? ज्यामिति अलग अलग होगी, ज्यामिति अलग अलग होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब ज्यामिति अलग अलग होती है तो ऐसी समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। और इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते। कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते। सर, कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होने का मतलब क्या है? तो वो अभी अपन देखेंगे जब अपन ज्यामितीय समावयवता लेंगे। तो अभी फिलहाल याद रख लो कि कमरे के ताप पर ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते। और प्रकाशिक समावयवता का मतलब है त्रिविम समावयवी या अभिविन्यासीय समावयवी, अभिविन्यासीय समावयवी जिनके प्रकाशिक गुण अलग अलग होते हैं, जिनके प्रकाशिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावयवी कहा जाता है। सर, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं त्रिविम समावयवता, है ना। संरचनात्मक समावयवता हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक अभिविन्यासीय समावयवता और एक सहरूपण समावयवता। सहरूपण समावयवता को एक बार छोड़ दो। अभिविन्यासीय समावयवता वापस से कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में ज्यामिति अलग अलग होगी और इस प्रकार के समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होंगे, एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होंगे। सर, अंतः परिवर्तित नहीं होने का मतलब क्या है? तो अभी अपन 5 मिनट बाद में इस चीज़ को देखेंगे। और प्रकाशिक समावयवता का मतलब त्रिविम समावयवी जिनके प्रकाशिक गुण क्या हो अलग अलग, उनको क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावयवी। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय समावयवता की। ज्यामितीय समावयवता। देखिएगा, ज्यामितीय समावयवता को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। वो बात ये है कि एक तो होता है मुक्त घूर्णन, एक होता है प्रतिबंधित घूर्णन, है ना। सबसे पहले आपको घूर्णन समझना होगा कि घूर्णन का मतलब होता है घूमना। और घूर्णन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है मुक्त घूर्णन और एक होता है प्रतिबंधित घूर्णन। ज्यामितीय समावयवता को समझने के लिए सबसे पहले आपको घूर्णन समझना होगा। रोटेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन 2 प्रकार का होता है, एक फ्री रोटेशन फ्री रोटेशन को हिंदी में कहेंगे मुक्त घूर्णन, और एक होता है प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। घूर्णन का मतलब है घूमना। घूर्णन का मतलब क्या है? घूमना, घूमना, है ना। घूर्णन का मतलब क्या है? घूमना।
अगर घूर्णन हो पा रहा है तब तो उसे कह देंगे मुक्त घूर्णन, और घूर्णन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, किसका सर? घूर्णन। अभी बताऊंगा, फिलहाल देख लो कि अगर कोई भी चीज़ घूम पा रही है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अगर घूम पा रहा है तो इसे हम कहेंगे मुक्त घूर्णन। और अगर इस मार्कर को मैं कहीं पर चिपका दूं, है ना, फेविक्विक से चिपका दूं, दीवार के चिपका दूं, जैसे मान लो ये दीवार और यहाँ चिपक गया ये, तो ये घूम पाएगा क्या? अब नहीं घूम पाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित का मतलब होता है रोक लग जाना। क्या लग जाना? रोक लग जाना। तो घूर्णन का मतलब घूमना। अगर घूर्णन हो पा रहा है तब तो उसे कहेंगे मुक्त घूर्णन, और घूर्णन नहीं हो पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिबंधित घूर्णन। अब इस बात को समझाने के लिए मैं देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मेरे पास में ये कॉपी के 2 गत्ते हैं, है ना, कवर के 2 गत्ते हैं, दिख रहे होंगे आपको। ये जो 2 गत्ते हैं इनके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक पेन लगा देता हूँ। ये देखो, एक पेन लगा दिया मैंने दोनों गत्तों के बीच में। ये देखो, है ना, एक ही पेन लगा हुआ है बीच में। अब मैं इस गत्ते को अगर घुमाऊं तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? देखो ये घूम रहा है, घूम रहा है। और इस गत्ते को घुमाऊं तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर घूम रहा है। तो इस प्रकार के घूर्णन को कहते हैं मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? फ्री रोटेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्री रोटेशन कहा जाता है। देखो ये गत्ता भी घूम रहा है और ये गत्ता भी घूम रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको मान लूँ एक कार्बन, ये कार्बन एटम है, ये भी एक कार्बन एटम है, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस कार्बन को यदि मैं घुमाऊँ तो बताओ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। और इस कार्बन पर जो एटम्स लगे हुए हैं या जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो भी घूमेंगे। तो इस प्रकार का जो रोटेशन होता है उसे कहा जाता है फ्री रोटेशन। ये कौन सा रोटेशन है? फ्री रोटेशन, है ना। तो आपके फ्री रोटेशन वाली बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब क्या होता है। तो देखो उसको समझाने के लिए मैं एक और पेन लेता हूँ। ये मैंने एक और पेन ले लिया और मैं यहाँ पर 2 पेन लगाऊंगा। अब दोनों गत्तों के बीच में कितने पेन लगाऊंगा? 2 पेन। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें 2 छेद कर लेता हूँ ताकि लग जाए आसानी से। ये देखो, कितने पेन हो गए बीच में? 2 पेन, यानी 2 बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। पहले एक ही बॉन्ड था, अब कितने बॉन्ड कर दिए बीच में? 2 पेन का मतलब 2 बॉन्ड मान सकते हो, अपन को बॉन्ड ही मानने पड़ेंगे। ये कार्बन एटम है, क्या बताओ अब घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा। अब इसका जो रोटेशन है वो क्या हो गया? इसका रोटेशन क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। इसका रोटेशन कैसा हो गया? आप घुमा के देख लीजिएगा, ये नहीं घूमेगा। अब गत्ता, ये गत्ता नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार के रोटेशन को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कहते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। ये प्रतिबंधित घूर्णन है। और यहाँ से अगर मैं एक पेन निकाल लूँ इसका, तो बताओ एक पेन निकालते ही ये वाला जो घूर्णन होगा वो कैसा हो जाएगा? मुक्त घूर्णन हो जाएगा। तो मुक्त घूर्णन का मतलब है कि अगर 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो दोनों कार्बन एटम्स घूम सकते हैं। ऐसे घूर्णन को कहते हैं मुक्त घूर्णन। और 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर 2 बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड हो? 2 बॉन्ड हो। ये देखो 2 बॉन्ड हो गए। अब बताओ क्या ये घूम सकता है क्या?
अब ये घूम सकता है क्या? बिल्कुल नहीं घूमेगा ये। तो इसे क्या कहते हैं? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कहा जाता है, यानी प्रतिबंधित घूर्णन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मुक्त घूर्णन और प्रतिबंधित घूर्णन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? ज्यामितीय समावेता की। तो ज्यामितीय समावेता क्या होती है? तो अभी आपको मैंने बताया कि त्रिविम समावेवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते, त्रिविम समावेवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावेवी कहते हैं, या इस घटना को क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावेता कहा जाता है। सर कमरे के ताप पर ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित क्यों नहीं होते? इसका कारण है प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन। कौन सा घूर्णन? प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब घूर्णन क्या हो चुका है? प्रतिबंधित हो चुका है, रुक चुका है, और इस कारण से ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं होते। जैसे मान लिया मैंने एक कंपाउंड लिया, ये इसको कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन। सर सिस का मतलब क्या है? दो समान समूह समान दिशा में हो तो उसे सिस कहा जाता है। तो देखो दो मेथिल समूह समान दिशा में है, दो हाइड्रोजन समान दिशा में है, तो बताओ ये क्या है? सिस 2 ब्यूटीन है। और यदि मैं दो समान समूहों को विपरीत दिशा में कर दूं तो बताओ इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस 2 ब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्या ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के कारण से ये जो कार्बन एटम है ये घूम नहीं पाता। सर घूम जाता तो क्या होता? जैसे मान लो ये सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता? सिंगल बॉन्ड होता। कैसा बॉन्ड होता? सिंगल बॉन्ड होता। हालांकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, मैंने मान लिया कि कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, ऐसे मान लो आप, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर तो आप इस कार्बन को घुमाते तो बताओ क्या ये इसमें परिवर्तित होता कि नहीं होता? इस कार्बन को घुमा लो आप, इस कार्बन को घुमा लो, इस कार्बन को घुमाओ, तो इस कार्बन को घुमाओगे तो CH3 ऊपर जाएगा और H कहाँ पे आएगा? नीचे। तो बताओ ये इसमें परिवर्तित होता कि नहीं होता? हो जाता। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से ये इसमें परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब इनका एक दूसरे में अंतः परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतः परिवर्तन के लिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं हो सकते। इस कारण से ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ये दोनों चीजें क्या हो गई? अलग अलग। अगर अंतः परिवर्तित हो जाते ना तो ये दोनों चीजें फिर अलग अलग नहीं होती, ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग नहीं होते। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर शायद उस मूवी का नाम नागिन है, ऐसा कुछ मूवी है, मुझे याद आ रहा है। एक लड़की उस मूवी में थी, एक हीरोइन थी। वो हीरोइन चलती ही सांपनी बन जाती थी, यानी सांप, या मैं कह सकता हूँ नागिन बन जाती थी। क्या बन जाती थी? नागिन। वो लड़की चलती ही नागिन बन जाती थी, और नागिन से चलती ही वो क्या बन जाती थी? लड़की बन जाती थी। जब उसका मन हुआ वो नागिन बन जाती थी, और जब उसका मन हुआ लड़की बन जाती थी। जब उसका मन हुआ नागिन बन जाती थी, जब उसका मन हुआ लड़की बन जाती थी। इसका मतलब ये लड़की और ये नागिन अलग अलग हुए कि एक ही हुए? एक ही हुए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में क्या हो गए? क्या हो रहे हैं? अंतः परिवर्तित हो रहे हैं। तो जब दो चीज़ें एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो सकती है तो फिर दोनों चीज़ों को हम एक ही मानते हैं।
जैसे लड़की और नागिन, नागिन और लड़की दोनों अलग अलग की एक ही। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। इस कारण से ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग होंगे, एक ही नहीं होगा। और इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या कहेंगे? ज्यामितीय समावयवी कहेंगे। और ज्यामितीय समावयवी की परिभाषा क्या होगी कि कमरे के ताप पर ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं होते। और अंतः परिवर्तित नहीं होने का कारण क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन। और प्रतिबंधित घूर्णन का कारण क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण ये कार्बन घूम नहीं पाएगा या ये कार्बन घूम नहीं पाएगा। अगर घूम जाता तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के समावयवी नहीं होते। क्योंकि समावयवी की विशेषता ये होती है कि दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनके भौतिक गुण अलग होते हैं, या उनके रासायनिक गुण अलग होते हैं, या उनके दोनों ही गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो बताओ, ज्यामितीय समावयवी के बारे में आपने परिभाषा याद कर ली। अब बात आती है कि ज्यामितीय समावयवता कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। ज्यामितीय समावयवता कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 टाइप के कंपाउंड्स है, वैसे 4 होते हैं। 3 टाइप के कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 एल्कीन में, नंबर 1 क्या है? एल्कीन। एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? सी डबल बॉन्ड सी के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण सी डबल बॉन्ड सी के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, है ना। एल्कीन आपसे पूछे एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है, इसका कारण बताओ। क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ये क्या दर्शाती है? ज्यामितीय समावयवता। नंबर 2 है ऑक्जिम या ऑक्सीम, एक ही बात है। ऑक्जिम या ऑक्सीम ये भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। वो दर्शाते हैं सी डबल बॉन्ड एन बंद, यहां पे भी बंद लिख सकते हो। सी डबल बॉन्ड सी बंद के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, सी डबल बॉन्ड एन बंद के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। एक होते हैं एजो यौगिक। एजो यौगिक में क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन होता है ना। एजो यौगिक में क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन होते हैं, एन होता है। और एजो यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं इस बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। लेकिन एजो यौगिक हमारे सिलेबस में नहीं है। एक तो हमारे सिलेबस में है ऑक्सीम, सॉरी एक तो एल्कीन, एक ऑक्सीम और एक है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बावजूद ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो पाते। सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन हो जाता है इनके अंदर। सिंगल बॉन्ड एकल बंध के सापेक्ष क्या हो जाता है? प्रतिबंधित घूर्णन। कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। साइक्लोएल्केन आपसे पूछे साइक्लोएल्केन ज्यामितीय समावयवता दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं क्या? तो आप कहोगे दर्शाते हैं। और सी सिंगल बॉन्ड सी यानी एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। अब आप कहोगे सर आप ये क्या बात कर रहे हो कि अभी तो आपने कहा था कि सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष तो घूर्णन मुक्त होता है, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष तो घूर्णन मुक्त होता है। आप तो साइक्लोएल्केन के अंदर इस घूर्णन को प्रतिबंधित बता रहे हो, जबकि आप कह रहे हो कि साइक्लोएल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, साइक्लोएल्केन में क्या होता है? इस प्रकार से स्थिति होती है ना। इस प्रकार की स्थिति होती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, तो मुझे बताओ ये जो बॉन्ड है वो इधर इस बॉन्ड से चिपका हुआ है और इधर इस बॉन्ड से चिपका हुआ है। तो अगर ये एक तरफ ही चिपका हुआ रहता तब तो घूम जाता, लेकिन ये देखो दोनों तरफ
जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है ना, कोई भी एक बॉन्ड ले लो, वो अन्य दो बॉन्ड से जुड़ा होने की वजह से वो कार्बन लॉक हो जाता है, वो कार्बन क्या हो गया, लॉक हो गया। इस प्रकार से स्थिति है ना, देखो ये, तो ये कार्बन क्या हो गया, लॉक। क्या इस कार्बन को आप घुमा सकते हो क्या? तो जब वलय उपस्थित होती है तो उस वलय के जो एटम्स होते हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए होने की वजह से उनमें लॉक लग जाता है, और लॉक लगने की वजह से उनका घूर्णन क्या हो जाता है, प्रतिबंधित। तो साइक्लोएल्केन जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, जैसे मैं ऐसे कल्पना करूँ आपके सामने कि ये स्थिति है, मैं इस कार्बन को घुमाऊँ तो घूम जाएगा, इस कार्बन को घुमाऊँ तो घूम जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन से चिपका दूँ तो ये कार्बन देखो दो कार्बन के साथ लॉक की स्थिति में आ गया, ताला सा लग गया इसके ऊपर। अब आप इसको नहीं घुमा सकते क्योंकि ये दो बंद बना चुका है। हालांकि बॉन्ड एक ही है, लेकिन वैसे दो बन चुके हैं, एक इधर और एक इधर, और दो बॉन्ड बन जाते हैं तो बताओ क्या वो घूर्णन हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। तो आपको याद रखना है, सर परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्कीन ज्यामितीय समयोता क्यों दर्शाती है? तो कारण होगा C डबल बॉन्ड C बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। ऑक्सीजन ज्यामितीय समयोता क्यों दर्शाते हैं? C डबल बॉन्ड N बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। और साइक्लो एल्केन ज्यामितीय समयोता क्यों दर्शाते हैं? C सिंगल बॉन्ड C के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन में ज्यामितीय समयोता। एल्कीन में ज्यामितीय समयोता, सबसे पहली बात, एल्कीन ज्यामितीय समयोता क्यों दर्शाती है? तो वो मैंने आपको बता दिया कि एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सापेक्ष घूर्णन जो होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है, और प्रतिबंधित घूर्णन के कारण से इनका एक दूसरे में अंतः परिवर्तन संभव नहीं होता, इसलिए ये क्या दर्शाती है? ज्यामितीय समयोता। अब बात आती है कि सर सारी ही एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है क्या? नहीं, सारी एल्कीन ज्यामितीय समयोता नहीं दर्शाती, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सारी एल्कीन ज्यामितीय समयोता नहीं दर्शाती। तो सर कौन सी एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है? तो इसके लिए एक शर्त है कि केवल वे एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है जिनमें प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह या परमाणु जुड़े हों। सर ये sp2 कार्बन कौन सा होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो कैसा होता है? उसका संकरण क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो क्या सभी एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है? क्या हमारे सामने एक प्रश्न आता है ये, तो आप कहोगे नहीं, सारी एल्कीन नहीं दर्शाती। तो फिर कौन सी दर्शाती है? केवल वो वाली एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है जिनमें प्रत्येक sp2 कार्बन से दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हों। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सी एल्कीन ज्यामितीय समयोता दर्शाती है और कौन सी एल्कीन ज्यामितीय समयोता नहीं दर्शाती। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप बोर्ड पे देखिएगा। जैसे मैंने लिखा A, B, A और A। सबसे पहली बात, सर sp2 संकरित कार्बन कौन सा? ये जो कार्बन है ना, ये sp2 संकरित होता है। क्यों? क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, है ना। तो आपको पता है 3 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2 और 3। एक तो पाई हो गया ना, ये तो पाई हो गया, और ये क्या हो गया? सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यदि कोई एटम बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp2। तो ये भी sp2 संकरित कार्बन है, ये भी sp2 संकरित कार्बन है। प्रत्येक से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए होने चाहिए। देखो इस कार्बन से दो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं कि नहीं है? जुड़े हुए हैं, A और B, A और B। क्या
इसके भी समूह आपस में भिन्न है क्या? नहीं, समूह आपस में भिन्न होने चाहिए। ये देखो आपस में भिन्न हो गए, लेकिन क्या ये आपस में भिन्न है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये ज्यामितीय समवायता, ये वाली एल्कीन ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर A कर दूँ, यहाँ पर B कर दूँ, यहाँ पर A और यहाँ पर क्या कर दूँ? B, तो बताओ क्या ये ज्यामितीय समवायता दर्शाएगी क्या? बिल्कुल दर्शाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में भिन्न हैं और ये दोनों आपस में क्या है? भिन्न है ना। प्रत्येक sp2 कार्बन के जो दो समूह हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। तो ये एल्कीन ज्यामितीय समवायता दर्शाएगी। समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब जैसे मैंने एक और एल्कीन लिखी A, B, C और D, क्या ये एल्कीन ज्यामितीय समवायता दर्शाएगी क्या? बिल्कुल दर्शाएगी। ये वाली एल्कीन भी दर्शाएगी। क्यों? क्योंकि इसके समूह आपस में भिन्न है और इसके समूह भी आपस में क्या है? भिन्न है। प्रत्येक sp2 कार्बन पर दो भिन्न भिन्न समूह लगे हुए होने चाहिए। तो ऐसी एल्कीन क्या दर्शाती है? ज्यामितीय समवायता दर्शाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है इनके नामकरण की, कि ज्यामितीय समवायता का नामकरण, एल्कीन में जो ज्यामितीय समवायता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज जो है, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे एल्कीन में ज्यामितीय समवायता का नामकरण। एल्कीन में ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। एल्कीन में ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। और यहाँ पर दो प्रकार का नामकरण किया जाता है, एक सिस ट्रांस नामकरण और एक EZ नामकरण। दो पद्धतियाँ दी गई, एक सिस ट्रांस पद्धति और एक EZ पद्धति। एक सिस ट्रांस पद्धति और एक EZ पद्धति। EZ जो पद्धति है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल कौन सी पद्धति है? सिस ट्रांस पद्धति। इसलिए हम फिलहाल EZ पद्धति को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ कौन सी पद्धति पढ़ेंगे? सिस ट्रांस पद्धति। EZ पद्धति हमारे सिलेबस में नहीं है। जिन एल्कीन्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर सिस ट्रांस सिस्टम फेल हो जाता है वहाँ पर EZ सिस्टम लागू होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में EZ सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मैं चूँकि RBSc बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं EZ पद्धति नहीं पढ़ाऊँगा। जब मैं कंपटीशन वालों के लिए वीडियोस बनाऊँगा उस वक्त मैं EZ सिस्टम भी आपको निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस ट्रांस पद्धति की। तो देखिएगा, सिस ट्रांस पद्धति को हिंदी में कहते हैं समपक्ष विपक्ष पद्धति। सिस को कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को कहते हैं विपक्ष। तो इसको समपक्ष विपक्ष पद्धति भी कहा जाता है। तो देखिएगा क्या होती है। सिस का मतलब होता है, सिस नाम आप कब दोगे, समपक्ष नाम आप कब दोगे, जब दो समान समूह समान दिशा में हो। जब दो समान समूह समान दिशा में होते हैं तो उस एल्कीन को सिस नाम दिया जाता है। उस एल्कीन को क्या नाम दिया जाता है? सिस नाम दिया जाता है। और ट्रांस नाम कब दिया जाता है? जब दो समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। जब दो समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे ये है आपकी 2-ब्यूटीन। क्या नाम है बच्चों इसका? 2-ब्यूटीन। आपसे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि 2-ब्यूटीन के दो ज्यामितीय समावयवी बनाओ और उनके IUPAC नाम लिखो। तो सबसे पहली बात, 2-ब्यूटीन क्या ज्यामितीय समवायता दर्शाएगी या नहीं दर्शाएगी? तो देखो इस sp2 कार्बन पे देखो दो डिफरेंट समूह है कि नहीं है?
एक तो हाइड्रोजन है और एक मेथिल है। इस कार्बन को देखो, इस पर एक तो मेथिल है और एक क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ज्यामितीय समवेता दर्शाएगी। शर्त मैंने आपको बता दी कि प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन पर दो डिफरेंट या दो भिन्न परमाणु या दो भिन्न समूह होने चाहिए। तो बताओ इस कार्बन को देखो, दो भिन्न है कि नहीं है सर? दो भिन्न कौन से? एक तो CH3 हो गया और एक H हो गया। इसको देख लो, एक H हो गया और एक क्या हो गया, CH3। तो इसके दो ज्यामितीय समावेवी हम बना सकते हैं, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो सिस में हम क्या करेंगे, दो समान समूह समान दिशा में कर देंगे, दो समान समूह समान दिशा में कर देंगे। दो हाइड्रोजन को हमने नीचे कर दिया, दो मेथिल को हमने ऊपर कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, या इसको हम बोलेंगे समकक्ष 2 ब्यूटीन। और यदि मैं दो समान समूहों को विपरीत दिशा में कर दूं, दो समान समूह को मैं कौन सी दिशा में कर दूं, विपरीत दिशा में कर दूं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो बताओ ये एक दूसरे के क्या हो गए, ज्यामितीय समावेवी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो मैंने आपको बता दिया। सिस का मतलब दो समान समूह समान दिशा में, ट्रांस का मतलब दो समान समूह। देखो मेथिल मेथिल विपरीत हुए कि नहीं हुए, मेथिल मेथिल क्या हो गए, विपरीत, मेथिल मेथिल क्या हो गए, समान। तो इसे कहेंगे सिस और इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। सूत्र हो जाएगा ये देखो, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोएथीन। क्या इसके आप दो ज्यामितीय समावेवी बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना के देखो, बिल्कुल बना सकते हो। दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? ये एल्कीन ज्यामितीय समावेता दर्शाएगी कि नहीं दर्शाएगी? दर्शाएगी। क्यों दर्शाएगी? क्योंकि इस कार्बन पर दो डिफरेंट परमाणु लगे हुए हैं, इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट हैं। तो एक तो सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो इसका तो नाम हो जाएगा सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। लिख सकते हो सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, क्योंकि इसमें दो समान समूह विपरीत दिशा में है और इसमें दो समान समूह समान दिशा में है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया 1,2 डाइक्लोरोएथीन का। और पहला एग्जाम्पल मैंने बताया आपको सिस और 2 ब्यूटीन का, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है मेलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल का। मेलेइक व फ्यूमेरिक अम्ल, मेलेइक व फ्यूमेरिक अम्ल। सर क्या होता है मेलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल? क्या होता है? दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं, दोनों के संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन दोनों की ज्यामिति अलग अलग होती है। मेलेइक अम्ल सिस होता है और फ्यूमेरिक अम्ल ट्रांस होता है। किस प्रकार से, ये देखिएगा। यदि आप दो COH समूह समान दिशा में लगा देते हो, यहाँ पे HH आएगा, या दो H को समान दिशा में कर देते हो तो दो COH अपने आप समान दिशा में हो जाएंगे, तब तो इसे कहेंगे मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। और दो COH समूह को यदि आप विपरीत दिशा में कर देते हो तो इसे हम कहते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल के सूत्र लिखो। तो मेलेइक अम्ल सिस होता है और फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है? ट्रांस होता है। मेलेइक अम्ल सिस होता है और फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है? ट्रांस। मेलेइक अम्ल में दो COH समूह समान दिशा में होते हैं और फ्यूमेरिक अम्ल में
दो COH समूह विपरीत दिशा में होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था ये, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपकी बुक में दे रखा है वो है 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। 2-ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये 2-ब्यूटेनोइक अम्ल देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2-ब्यूटेनोइक एसिड है ना, 2 पे इन हो गया ना, 2-ब्यूटेनोइक, ब्यूटीन प्लस ओइक तो ब्यूटेनोइक। अब यदि हम बात करें इसकी तो क्या ये ज्यामितीय समायता दर्शाएगा क्या? पहले देखो दर्शाएगा। इस कार्बन पे 2 डिफरेंट हो गए, एक CH3 एक H, ये COH, तो ये दर्शाएगा। और इसके भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पर मैंने लगा दिया H और यहाँ मैंने लगा दिया, देखो यहाँ H कर देता हूँ, यहाँ CH3 और ये COOH। देखो 2 समान समूह समान दिशा में हो गए कि नहीं हुए? 2 H समान दिशा में हो गए, तब तो ये हो गया सिस। और यदि आप इनको विपरीत कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांस हो जाएगा। इसको कहते हैं सिस 2-ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको कहते हैं ट्रांस 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 H तो समान हो गए लेकिन ये तो समान नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि टोटल 2 जोड़े होंगे अलग अलग, तो उनमें से अगर एक जोड़ा भी समान दिशा में आ रहा है तो उसे सिस बोल देंगे और इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस, क्योंकि इसमें एक जोड़ा जो है वो समान है और विपरीत है। समान और कैसा है? विपरीत। सर चारों ही अलग अलग हो जाए तो? जैसे सर यहाँ पर देखो 1 2 और 3 प्रकार के ग्रुप हैं। अगर चारों ही अलग हो तो फिर सिस ट्रांस पद्धति काम नहीं करेगी, उसके लिए EZ पद्धति होती है। तो आपके सिलेबस में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, है ना। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक तो ये लिखा मैंने, इसमें देखो दोनों Cl समान है और समान दिशा में है, दोनों H भी समान दिशा में है, लेकिन इसमें देखो 2 H तो समान है लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग समूह हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 तो समान दिशा में हो ही गई और इसमें कम से कम 2 तो विपरीत दिशा में हो गए। तो इसको हम सिस बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस बोल देंगे। सर ऐसा हो तो CH3 H Cl और Br, अब इसको क्या नाम दोगे? तो इसको सिस ट्रांस नाम देना संभव नहीं है। ये ज्यामितीय समायता तो दर्शा रही है लेकिन इसको सिस ट्रांस नाम देना संभव नहीं है। इसीलिए कौन सी पद्धति आई थी? EZ पद्धति, और वो सिलेबस में नहीं है। तो इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा आपसे ये वाला एग्जाम्पल पूछा जा सकता है जिसमें आपको देख करके चिंता नहीं करनी है कि 2 तो समान हो गए बाकी 2 तो अलग अलग हैं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 2 समान दिशा में आ रहे हैं तो सिस हो जाएगा और 2 विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो एल्कीन में ज्यामितीय समायता आपने समझ ली होगी। अब हम बात करेंगे, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑक्जीन में ज्यामितीय समायता, एल्कीन के बाद में क्या है? ऑक्जीन में ज्यामितीय समायता। ऑक्जीन में ज्यामितीय समायता। यदि हम बात करें ऑक्जीन में ज्यामितीय समायता की तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा, हालांकि हम पढ़ चुके हैं कार्बोनिल यौगिक वाले चैप्टर में कि ऑक्जीन क्या होता है। तो ऑक्जीन क्या होता है उसको अपन एक बार वापस से जान लेते हैं कि जब किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है, ये कार्बोनिल यौगिक का कार्बोनिल समूह है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो इन दोनों की जब आप क्रिया करवाओगे तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी H2O बाहर निकल गया, तो जो कंपाउंड बना वो ये बना, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जीन। तो ऑक्जीन क्या है?
वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बोनिल यौगिक और हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया से होता है उनको क्या कहा जाता है? ऑक्जिम कहा जाता है। तो ऑक्जिम आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसकी क्रिया करवा दी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो यहाँ से O और यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मेल्डोक्जिम। फॉर्मेल्डोक्जिम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डोक्जिम कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, फॉर्मेल्डोक्जिम। फॉर्मेल्डोक्जिम क्यों कहा इसको? क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है। यदि आप एसिटल्डिहाइड से बनाओगे इसे, ये देखो ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। इस ऑक्सीजन को निकाला, इस हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे एसिटल्डोक्जिम। क्या बोलेंगे? एसिटल्डोक्जिम। इसी प्रकार से ये क्या होगा बताओ? C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का जो ऑक्जिम बनेगा वो बनेगा बेंजेल्डोक्जिम। क्या बनेगा? बेंजेल्डोक्जिम या बेंजेल्डोक्जिम। बेंजेल्डोक्जिम। समझ में आ रही मेरी बात आपको? ये हो गया फॉर्मेल्डोक्जिम, ये हो गया एसिटल्डोक्जिम और ये हो गया बेंजेल्डोक्जिम। अब बात आती है, क्या सर सारे ऑक्जिम ज्यामिति समायोता दर्शाते हैं क्या? सारे ऑक्जिम ज्यामिति समायोता दर्शाते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं। और उससे पहले एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्जिम जो होते हैं वो C डबल बॉन्ड N बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण क्या दर्शाते हैं? ज्यामिति समायोता। बताओ इस बंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होगा कि नहीं होगा? तो इस बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ये क्या दर्शाते हैं? ज्यामिति समायोता। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्जिम ज्यामिति समायोता क्यों दर्शाते हैं, तो C डबल बॉन्ड N बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण क्या दर्शाते हैं? ज्यामिति समायोता। तो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि दर्शाते क्या, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। क्या सारे दर्शाते हैं क्या? नहीं, केवल वे ऑक्जिम ज्यामिति समायोता दर्शाएंगे। ऑक्जिम में ज्यामिति समायोता के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि sp2 कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए होने चाहिए। दो भिन्न भिन्न क्या जुड़े हुए होने चाहिए? समूह। sp2 कार्बन ये होगा। अब इस पे देखो, क्या दो भिन्न भिन्न है क्या? नहीं, समान है। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डोक्जिम ज्यामिति समायोता नहीं दर्शाएगा। फॉर्मेल्डोक्जिम ज्यामिति समायोता नहीं दर्शाएगा। एसिटल्डोक्जिम में इस कार्बन को देखो, शर्त क्या है वो सुनो कि sp2 कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए होने चाहिए, तब तो वो ज्यामिति समायोता दर्शाएगा, वरना वो ज्यामिति समायोता नहीं दर्शाएगा। देख लो वापस से, क्या इस कार्बन को देखो। सर नाइट्रोजन को नहीं देखेंगे? अरे भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? sp2 कार्बन से। एल्किन में तो दो थे, एल्किन में तो दो sp2 कार्बन थे, तो दोनों को देखना था। यहाँ पर एक ही sp2 कार्बन है तो एक को ही देखना है। तो बताओ क्या इस पे समान है क्या या अलग अलग है? समान है। तो समान वाला नहीं दर्शाता, अलग अलग हो तो दर्शाएगा। तो एसिटल्डोक्जिम ज्यामिति समायोता दर्शाएगा, बेंजेल्डोक्जिम भी ज्यामिति समायोता दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं एसीटोन का ऑक्जिम लूँ, ये देखो ये एसीटोन का ऑक्जिम है, ये एसीटोन है और एसीटोन का ऑक्जिम क्या होगा? ये होगा। ऑक्जिम बनाने के लिए आपको कार्बोनिल यौगिक का ऑक्सीजन हटा के NOH जोड़ देना है। तो क्या ये ज्यामिति समायोता दर्शाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों समूह कैसे हैं? समान है। तो बताओ, ऑक्जिम नेवर शो, सॉरी, ऑक्जिम में फॉर्मेल्डोक्जिम नहीं दर्शाएगा, एसिडोक्जिम दर्शाएगा। कीटोन का जो ऑक्जिम होगा, एसीटोन का जो ऑक्जिम होगा वो नहीं दर्शाएगा। कीटोन का तो दर्शा सकता है, एसीटोन का नहीं दर्शाएगा। जैसे ये ले लें अपन, ये दर्शा देगा। अलग अलग हो गए। तो समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ऑक्जिम में ज्यामिति समायोता की शर्त मैंने क्या बताई कि वे ऑक्जिम ज्यामिति समायोता दर्शाएंगे जिनमें sp2 कार्बन से दो डिफरेंट क्या जुड़े हुए हों? समूह जुड़े हुए हों। अब हम बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ऑक्जिम के ज्यामितीय समाविवियों का नामकरण, ऑक्जिम के ज्यामितीय समाविवियों का नामकरण। और यहाँ पे नामकरण सिस ट्रांस नामकरण नहीं किया जाता, सिस ट्रांस नामकरण हम करते हैं एल्कीन में और साइक्लोएल्केन में। साइक्लोएल्केन हम आगे पढ़ेंगे, एल्कीन में कर लिया हमन ने। यहाँ पर हम नामकरण जो करते हैं वो सिस ट्रांस नहीं करते, यहाँ पर हम जो नामकरण करते हैं वो करते हैं सिन एंटी नामकरण। कौन सा नामकरण? सिन एंटी। यानी इनका जो अभिविन्यास है वो सिन एंटी के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सिन व एंटी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो देखो सिन किसको बोलेंगे और एंटी किसको बोलेंगे, ये आपको सीखना है। सिन और एंटी किसको बोलेंगे? तो सिन बोलेंगे OH व H या छोटा एल्किल समूह। सिन होता है, सिन नाम कब देंगे? जब OH व H या छोटा एल्किल समूह समान दिशा में हो। OH व H या छोटा एल्किल समूह समान दिशा में हो तो उसे सिन बोलेंगे। और एंटी कब बोलेंगे? OH व H या छोटा एल्किल समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी बोलेंगे, है ना। ये मैं अकॉर्डिंग टू 12th क्लास आपको बता रहा हूँ। 12th क्लास में आपको इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, है ना। 12th क्लास के अकॉर्डिंग एकदम ये करेक्ट है। तो जैसे मैंने ये वाला ऑक्जिम लिया, बताओ। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है ना, उसको हम ऐसे शो कर देते हैं ऑर्बिटल बना के, है ना। नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होता है। अब मुझे बताओ कि H और OH अपोजिट है कि नहीं है, और अपोजिट होगा तो बताओ इसको क्या नाम देंगे? एंटी। और इनको यदि हम समान दिशा में कर दें, ये देखो H और OH समान दिशा में हो गया तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? सिन। तो सिन और एंटी का मतलब आपके समझ में आ गया हो गया। सिन कब बोलते हैं? जब H और OH समान दिशा में हो। और एंटी कब बोलते हैं? जब H व OH कैसे हो? विपरीत दिशा में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको बोलेंगे सिन एसिटेल्डोक्जिम, सिन एसिटेल्डोक्जिम, और इसको बोलेंगे एंटी एल्डोक्जिम। क्या बोलेंगे? एंटी एल्डोक्जिम। सॉरी, एसिटेल्डोक्जिम होगा ना, यहाँ पे AC और लिख देता हूँ, एंटी एसिटेल्डोक्जिम, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ बेंजल्डिहाइड के ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयता की। तो देखो बेंजल्डिहाइड का ऑक्जिम ज्यामितीय समावयता दर्शाएगा कि दर्शाएगा C6H5C डबल बॉन्ड N, ये मैंने इधर कर दिया, लोन पेयर OH और H व OH समान दिशा में है तो इसे बोलेंगे सिन बेंजल्डोक्जिम। और C6H5C डबल बॉन्ड N, OH इधर लोन पेयर कर दिया और ये H, और ये बताओ क्या हो जाएगा? एंटी। इसे बोलेंगे सिन बेंजल्डोक्जिम, इसे बोलेंगे एंटी बेंजल्डोक्जिम। तो सिन और एंटी, सिन का मतलब OH व H समान दिशा में और OH व H विपरीत दिशा में, तो उसे क्या कहते हैं? एंटी कहते हैं। इसमें OH व H विपरीत दिशा में आ रहा है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक मैं कीटोन का ऑक्जिम लेता हूं और उसके थ्रू आपको मैं ये वाली बात समझाता हूं, छोटे एल्किल वाली, है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N, लोन पेयर OH, और CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N, इधर मैंने ले लिया लोन पेयर, इधर ले लिया OH। अब इसमें H है ही नहीं। जब H नहीं हो तो छोटे एल्किल समूह को देखना है। तो छोटा एल्किल समूह, ये बड़ा एल्किल है ना और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा एल्किल समूह और OH समान दिशा में है तो नाम हो जाएगा सिन। और छोटा एल्किल समूह
अरे भाई इन दोनों को देखो ना, एस तो है नहीं, ये बड़ा एल्किल है, ये छोटा एल्किल है, तो छोटा ही एल्किल समूह विपरीत, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी, है ना। तो ये मैंने आपको ऑक्जिम में क्या बता दी, ज्यामिति समाव्यता। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे साइक्लो एल्केन में ज्यामिति समाव्यता की। साइक्लो एल्केन में ज्यामिति समाव्यता। साइक्लो एल्केन ज्यामिति समाव्यता दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं मैंने आपको बताया था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, और यहाँ पर एकल बंध के सापेक्ष ही घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन होते हैं वो आपस में रिंग बना के रखते हैं और रिंग के अंदर जो कार्बन होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और लॉक होने की वजह से उनका घूर्णन संभव नहीं होता। अब बात करते हैं क्या सारे साइक्लो एल्केन ज्यामिति समाव्यता दर्शाएंगे? नहीं, सारे साइक्लो एल्केन ज्यामिति समाव्यता नहीं दर्शाते। तो साइक्लो एल्केन में ज्यामिति समाव्यता दर्शाने के लिए शर्त है कि कम से कम 2 sp3 संकरित कार्बन से 2 डिफरेंट या भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हों। कम से कम 2 sp3 संकरित कार्बन से 2 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हों, तो वो क्या दर्शाते हैं, ज्यामिति समाव्यता। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, क्या ये ज्यामिति समाव्यता दर्शाएगा? क्या नहीं दर्शाएगा, क्योंकि देखो इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन को, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये ज्यामिति समाव्यता नहीं दर्शाएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर H है, यहाँ पर एक H हटा के मेथिल लगा दिया, क्या ये ज्यामिति समाव्यता दर्शाएगा? क्या नहीं दर्शाएगा, क्योंकि देखो कम से कम 2 कार्बन 2 sp3 कार्बन से 2 डिफरेंट समूह जुड़े होने चाहिए। तो इस पर तो 2 डिफरेंट आ गए, लेकिन इस पर 2 हाइड्रोजन है और इस पर भी 2 क्या है, हाइड्रोजन, तो ये नहीं दर्शाएगा। और यदि मैं आपको ये वाला ले लूँ HCH3 HCH3, तो बताओ ये दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा? तो इस पर 2 डिफरेंट हो गए, इस पर भी 2 डिफरेंट हो गए। कम से कम 2 sp3 कार्बन से 2 डिफरेंट समूह जुड़े होने चाहिए, तो ये क्या दर्शाएगा, ज्यामिति समाव्यता। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं नामकरण की। तो देखिएगा बच्चों, साइक्लो एल्केन में ज्यामिति समावयवियों का नामकरण सिस ट्रांस पद्धति से किया जाता है। कौन सी पद्धति से? सिस ट्रांस पद्धति से। तो यहाँ पर वही काम करना है जो अपन ने एल्केन में किया था कि 2 समान समूह समान दिशा में हो तो सिस और 2 समान समूह विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस। ठीक है, तो जैसे अपन लेते हैं 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन के 2 ज्यामिति समावयवी बनाओ। तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये हो गया 1,2 डाइमेथिल, तो ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, तो इसके 2 बनेंगे HCH3 HCH3। बताओ 2 मेथिल समान दिशा में हो गए और 2 मेथिल अगर विपरीत दिशा में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस 1,2 डाइमेथिल और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइमेथिल। ये साइक्लोप्रोपेन, सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन और ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 समान समूह समान दिशा में हो गए और 2 समान समूह किधर हो गए, विपरीत दिशा में। ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, साइक्लोब्यूटेन का लेते हैं 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन।
साइक्लोब्यूटेन इस प्रकार से होता है। तो एक यहाँ पर देखो 1 2 3, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर HCH3 HCH3। ये देखो ये सिस होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा सिस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। और इसका ट्रांस कैसा होगा, साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। और ये हो जाएगा सिस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। और ये हो जाएगा ट्रांस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 या 1 2 3 साइक्लोब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन का साइक्लोएल्केन ब्यूटेन कहलाता है साइक्लोब्यूटेन। ये समान दिशा हो गई। और ये कैसी हो गई बताओ, विपरीत दिशा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आपकी बुक में दे रखा है साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल। तो साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा था, तीसरा देखो 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन है ना। तो साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन होते हैं रिंग के अंदर, 5। तो देखो ये हमने ले लिया साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन, ये देखो HCH3 HCH3 HCH3। अब CH3 को ऊपर कर दोगे और H को कहाँ कर दोगे, नीचे। तो ये समान दिशा हो गई और ये कैसी दिशा हो गई, विपरीत। तो ये सिस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस, है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्यामिति समावयवियों के गुणधर्म। ज्यामिति समावयवियों के गुणधर्म। ज्यामिति समावयवियों के गुणधर्मों की यदि हम बात करें तो पहला गुणधर्म है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू। और द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये आप क्लास 11 में पढ़ के आते हो, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आप लोग एग्ज़ाम में आपकी जटिलता बढ़ जाएगी, इसलिए हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे बोर्ड में आएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो एक सदिश राशि होती है। आपको जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि सामान्यतया सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस समावयवी से क्या होता है, ज़्यादा, है ना। सामान्यतया सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस समावयवी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है वो देखिएगा। ये मैंने लिखा सिस 1 2 डाइक्लोरोएथीन, सिस 1 2 डाइक्लोरोएथीन। और ये मैंने लिख दिया ट्रांस 1 2 डाइक्लोरोएथीन। देखिएगा, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, वो हमेशा कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है, जैसा कि आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था।
कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर होती है। तो देखो इस कार्बन की विद्युत ऋणता कम है और इसकी क्या है, ज़्यादा, Cl की। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो इधर होगी और इस बॉन्ड के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी। तो जब दोनों दिशाएं इधर है तो जो परिणामी आएगा वो ऊपर की ओर आएगा। परिणामी किधर आएगा, ऊपर की ओर। इसका मतलब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा का जो परिणामी है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। इसमें देखो ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा और ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, तो दोनों द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट होगा तो बताओ इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस। ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो बताओ सिस का क्या हो गया, ज़्यादा, और ट्रांस का क्या हो गया, कम हो गया। तो आपसे मान लो परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। तो आप कहोगे सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सिस के अंदर ये डायग्राम बना के आप बताओगे कि इस बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि Cl का कौन सा प्रभाव होता है, -I, और इस Cl का भी कौन सा, -I। तो दोनों -I की दिशा इधर हो गई तो परिणामी इधर आएगा और इसमें एक -I इधर लग रहा है और एक -I नीचे की ओर लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो परिणामी 0 आता है और दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो परिणामी उसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है या फिर उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो बताओ यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा और यहाँ पे म्यू 0 होता है और यहाँ पे म्यू का मान भी अगर आप याद रखो तो 1.85 dBi होता है और dBi किसकी इकाई है, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो जनरली सिस का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस से ज़्यादा होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। जैसे मैंने लिया HC डबल बॉन्ड C HCS3 और ये क्या है, CS3। ये हो गया सिस 2 ब्यूटीन और ये हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसका -I इधर, इसका -I इधर, टोटल ऊपर, ये -I इधर, ये -I इधर, तो दोनों कैंसिल आउट। इसमें देखो मेथिल का कौन सा समूह होता है, +I। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये होगी, ये इधर होगी, तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो परिणामी ऊपर जाएगा। इसमें देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर और ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तो दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं। तो बताओ टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे म्यू का मान 0 होता है और यहाँ पे म्यू का मान 0 नहीं होता। तो इसका इससे क्या होगा, ज़्यादा। जैसे यहाँ पर सिस का ज़्यादा हुआ था, यहाँ पर भी सिस का क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 नहीं होगा और इसका कितना होगा, 0। इसका याद रखो तो आप रख सकते हो 0.40 dBi होता है। कितना dBi होता है, 0.40। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिस और ट्रांस के अंदर ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण प्राय किसका होता है। तो आप कहोगे सिस का होता है, क्योंकि सिस के अंदर जो दो समान समूह होते हैं वो समान दिशा में होने के कारण जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। और इसमें ट्रांस में दो समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सामान्यतः क्यों लगाया। कुछ केस में क्या होता है कि ट्रांस का सिस से क्या होता है, ज़्यादा, और वो केस क्या है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि किसी एल्कीन के sp2 संकरित कार्बन पर दो विपरीत प्रेरक प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हों, दो विपरीत प्रेरक प्रभाव वाले क्या जुड़े हुए हों, समूह। विपरीत प्रेरक का मतलब है एक का तो +I हो और एक का क्या हो, -I। ये देखो इस CH3 का द्विध्रुव आघूर्ण इधर और इस Cl का द्विध्रुव आघूर्ण इधर, है ना। तो एक का +I प्रभाव, इसका कौन सा प्रभाव है, +I, और इसका -I। तो विपरीत प्रेरक हो गए ना। इससे पहले वाले जो दो एग्जाम्पल थे उसमें या तो दोनों -I के थे या दोनों +I के थे। इसमें एक +I का है और एक किसका है, -I का। तो यहाँ पर देखो ये +I इधर, ये -I इधर। तो बताओ अब मुझे एक बात बताओ कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट लग रहा है फोर्स। तो बताओ ज़्यादा किसका होगा,
ये क्या है बच्चों बताओ, ये है आपका सिस और ये क्या है ट्रांस, ये क्या है सिस और ये क्या है ट्रांस, है ना। सॉरी मैं गलत बोल गया। आपको याद रखना है कि यदि दो विपरीत प्रेरक वाले समूह हो तो ट्रांस का म्यू क्या होता है ज़्यादा, किससे, सिस से। ये देखो ट्रांस है तो इसमें देखो इसका प्रभाव कैसा है, प्लस आई, सॉरी प्लस आई, ये द्विध्रुव गुण इधर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, म्यू यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, म्यू यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, लेकिन और यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है सिस का कम होगा, सिस का कम होगा 1.71 डी और ट्रांस का ज़्यादा होगा 1.77 डी। देखो इसमें दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रबलता से फोर्स इसमें लग पाएगा, इस कारण से इसका थोड़ा ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का। दूसरा है क्वथनांक और गलनांक। ज्यामितीय समावयवों के गुणों में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गई। मैं वापस से बता देता हूँ कि यदि बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की तो सामान्यतया सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, लेकिन यदि दो विपरीत प्रेरक प्रभाव वाले, एक प्लस आई का और एक माइनस आई का, तो ट्रांस का ज़्यादा होगा किससे, सिस से। अब हम बात करेंगे क्वथनांक व गलनांक की। दूसरा गुण है क्वथनांक व गलनांक, है ना। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा क्वथनांक व गलनांक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वथनांक की। देखिएगा सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि सामान्यतया सिस समावयवी का क्वथनांक ट्रांस समावयवी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉरी, क्वथनांक जो होता है वो सिस समावयवी का ट्रांस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि सिस समावयवी का म्यू ज़्यादा होता है। म्यू का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम। इस कारण से सिस समावयवी का क्वथनांक ट्रांस समावयवी से क्या होता है, अधिक होता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सिस और ट्रांस समावयवी में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है, तो आप कहोगे सिस समावयवी का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका म्यू ज़्यादा होता है। म्यू ज़्यादा होने के कारण ये अधिक ध्रुवीय होता है, ये अधिक क्या होता है, ध्रुवीय, और ये क्या होता है, कम ध्रुवीय। सर ध्रुवीयता से क्या होगी, भाई ध्रुवीयता जितनी ज़्यादा होगी ना अणुओं की, तो उनके मध्य जो वांडर वाल आकर्षण बल है वो ज़्यादा लगेंगे। तो क्वथनांक सिस का ट्रांस से क्या होता है, ज़्यादा। जैसे ये है आपका मेलेइक अम्ल, बताया था अभी, सिस हो गया ना मेलेइक अम्ल, और ये आपका फ्यूमेरिक अम्ल। तो बताओ सिस का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस से क्या होगा, सॉरी क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि सिस अधिक ध्रुवीय होता है और ट्रांस कम ध्रुवीय होता है। तो अधिक क्वथनांक सिस का ज़्यादा होता है, और जो गलनांक होता है वो आपको याद रखना है ट्रांस का ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम बात करें गलनांक की, तो जो गलनांक होता है वो आपको याद रखना है ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से। कारण इसका ये है कि इसकी पैकिंग अच्छी हो जाती है, पैकिंग क्या हो जाती है, अच्छी, है ना। या हम कह सकते हैं इसकी संकुलन दक्षता ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है, कम होती है। इसकी पैकिंग क्या होती है, अच्छी नहीं होती, पैकिंग अच्छी नहीं, है ना। गलनांक को देखते हैं पैकिंग से। पैकिंग का मतलब होता है संकुलन दक्षता, कि किसी बॉक्स के अंदर या किसी क्रिस्टल में इनकी फिटिंग कितनी अच्छी होती है। तो देखो जो ट्रांस होगा ना उसकी फिटिंग अच्छी होगी, उसकी पैकिंग अच्छी होगी, है ना, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं इसके अंदर ग्रुप, और सिस की पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी।
जैसे किसी कमरे के अंदर किसी लकड़ी को फिट करना है तो ऐसे डायगोनली फिट करोगे ना आप विकिरण के रूप में, तो वो लकड़ी जो बांस होगा वो अच्छे से फिट हो जाएगा उस कमरे के अंदर। तो ये देखो इसकी फिटिंग अच्छी होगी, किसी भी क्रिस्टल के अंदर इसकी फिटिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए ट्रांस का गलनांक सिस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो ये दूसरा था गलनांक व क्वथनांक। तीसरा है रासायनिक गुण। तीसरा है आपका रासायनिक गुण कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और किसकी क्या होती है, कम होती है। तो देखिएगा नंबर 3 ले रहे हैं अपन, रासायनिक गुण। हेडिंग लगा लीजिएगा रासायनिक गुण। देखिएगा यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाशीलता की या क्रियाशीलता की, तो आपको याद रखना है कि जो सिस समावयवी होता है उसकी क्रियाशीलता ट्रांस समावयवी से क्या होती है, ज़्यादा। जो सिस समावयवी होता है उसकी क्रियाशीलता ट्रांस समावयवी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सिस समावयवी की क्रियाशीलता ट्रांस समावयवी से क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि सिस समावयवी में दो समान समूह समान दिशा में होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण लगता है और प्रतिकर्षण से स्थायित्व क्या होता है, कम, क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा। तो देखो ये है अपना मेलेइक अम्ल, है ना, मेलेइक अम्ल, क्या नाम है इसका, मेलेइक अम्ल। इसमें देखो दो समान समूह समान दिशा में, तो बताओ इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा किसकी तुलना में, ट्रांस की तुलना में। ये क्या है, ये क्या है, ट्रांस है। इनमें प्रतिकर्षण क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जब इसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा, इन दोनों समूह में एक दिशा में आ गए ना, तो प्रतिकर्षण इनमें क्या लगेगा, ज़्यादा, और इनमें प्रतिकर्षण दूर दूर हो गए तो इनमें प्रतिकर्षण क्या लगेगा, कम लगेगा। और प्रतिकर्षण जब ज़्यादा लगेगा तो स्थायित्व क्या होगा, कम, तो ये कम स्थायी होगा और ये क्या होगा, अधिक स्थायी। और जो कम स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होगा और ये क्या होगा, कम क्रियाशील। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में ज़्यादा क्रियाशील कौन है और क्यों। तो आप कहोगे मेलेइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल से ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि मेलेइक अम्ल सिस होता है और फ्यूमेरिक अम्ल कैसा होता है, ट्रांस। फ्यूमेरिक अम्ल कैसा होता है, ट्रांस। दूसरी बात, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जब आप इसको गर्म करोगे ना तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पर ही 140 डिग्री सेल्सियस पर ही मेलेइक एनहाइड्राइड बना लेता है। देखो यहाँ से तो OH निकालना है और यहाँ से H। 140 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्या बनाता है, मेलेइक एनहाइड्राइड। एक 140 पे ही मेलेइक एनहाइड्राइड बना लेता है। कौन, मेलेइक अम्ल। इसका नाम है मेलेइक एनहाइड्राइड। एक 140 पे ही क्या बना लेता है, मेलेइक एनहाइड्राइड। लेकिन ये 140 पे नहीं बना पाता, ये बनाता है 270 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे बनाता है, 270 डिग्री सेल्सियस पर। होता क्या है, जब आप इसे 270 पे गर्म करते हो तो पहले ये ट्रांस रूप जो है वो सिस में बदलता है। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। भी कमरे के ताप पर तो नहीं टूटता लेकिन उच्च ताप पर तो टूट ही जाएगा। तो पहले ये किस में चेंज होगा, सिस में। और सिस से क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा, मेलेइक एनहाइड्राइड। तो ये हमने बात कर ली रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। तो ये हमने बात कर ली रासायनिक अभिक्रियाशीलता और ज्यामितीय समावयवता की। तो यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में हम जो प्रकाशिक समावयवता है वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।
है ना। ज्यामितीय समायोता और प्रकाशिक समायोता ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सैरूपण समायोता आपके सिलेबस से शायद हटा ली गई है, आप इसको देखिएगा, अगर सिलेबस में है तो वो भी आपको पढ़ा दी जाएगी। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है सैरूपण समायोता आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यामिति और प्रकाशिक है। तो ज्यामिति कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में कौन सी पढ़ेंगे, प्रकाशिक समायोता। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।